अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो क्विक चेक है सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम अपने आज की लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो क्विक चेक में है कि एसीटोन है, CH3 है, ओरिजिनॉल है और मीथॉक्सी मीथेन है। इसमें वो कहता है कि इनकी सल्फेटेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो बताना है। तो सबसे ज़्यादा सल्फेटेशन किसकी होगी? अगर आप इथेनॉल को देखें तो इथेनॉल के दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इथेनॉल जो है वो उसकी जो सरफेस टेंशन है वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर आप देखें इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इनमें मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा इन दोनों के दरम्यान में पीडी जो फोर्सेस हैं, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। तो इनमें परमानेंट डाइपोल फोर्सेस किसकी स्ट्रांग होंगी? एसीटोन की ऑटोमेटिकली होंगी, क्योंकि एसीटोन जो है उसका जब अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो वो ज़्यादा है, इस वजह से एसीटोन जो है सेकंड नंबर पे उसके दरम्यान में सरफेस टेंशन की फोर्सेस होंगी और सरफेस टेंशन होगी, और जो थर्ड नंबर पे है वो फिर CH3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू थिंक टेट्राक्लोरोमीथेन हैज़ हायर विस्कोसिटी देन क्लोरोफॉर्म बट लेस देन इथेनॉल। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें कि यहाँ पे C2H5OH जो है, इथेनॉल जो है, ये इसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, जितनी ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग होती है उतनी ज़्यादा वो लिक्विड जो होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है। तो इथेनॉल सबसे ज़्यादा विस्कस होगा अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखें तो उसके दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। CHCl3 के दरमियान में अगर आप चेक करें तो जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था परमानेंट डाइपोल वाला, उसमें इसकी एग्जांपल थी क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म जो है इसके दरमियान में जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो क्लोरोफॉर्म के दरमियान में जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो पीडी फोर्सेस हैं। उस टॉपिक में एग्जांपल दी हुई थी इसकी CHCl3 की। तो इसके दरमियान में पीडी फोर्सेस पाई जाती हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड के दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर में वीकेस्ट हैं, बट कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर और इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, वो ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा विस्कस है क्लोरोफॉर्म की निस्बत। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा विस्कस है वो इथेनॉल है, और उसकी विस्कोसिटी चूँकि उसके दरम्यान में चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो उसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कि विस्कोसिटी ऑफ हनी इज़ हायर देन वाटर, एक्सप्लेन वाई। वाटर की जो विस्कोसिटी है, हनी की जो विस्कोसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो हनी की विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होने की रीज़न ये है कि हनी के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो वाटर की निस्बत बहुत अच्छा है। तो वाटर की निस्बत ज़्यादा अच्छा होने की वजह से, ज़्यादा मजबूत होने की वजह से वो हनी ज़्यादा विस्कस है, वाटर कम विस्कस है। इस तरह वाटर और अल्कोहल के दरमियान में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो वाटर के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा विस्कस है, अल्कोहल कम विस्कस है। अगली पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर विस्कस, ग्लिसरीन और हेक्सेन। अब ग्लिसरीन जो है इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और C6H6 जो है ये चूँकि एक नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। जैसे ऊपर मीथेन जो है वो भी एक नॉन पोलर था, उसके दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती थी। क्लोरोफॉर्म जो है वो एक पोलर है, और उसके दरमियान में फिर क्या पाई जाती है? पीडी फोर्सेस। जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान पीडी फोर्सेस, और जो नॉन पोलर हैं उनके दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही पाई जाती हैं। C6H6 के दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। तो ग्लिसरीन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होने की वजह से ग्लिसरीन जो है ये ज़्यादा विस्कस होगा बनिस्बत हेक्सेन की C6H6 के। अगली पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इज स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। खुद ब खुद किसी लिक्विड में से वेपर्स बनना एवेपोरेशन कहलाता है।
कहते हैं जब हाई मॉलिक्यूल्स जो है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड की लीव करते हैं तो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। लिक्विड का टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है। हीट मूव्स फ्रॉम द सराउंडिंग टू द लिक्विड, सराउंडिंग से लिक्विड में हीट आती है और सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल करना लग जाता है। इस वजह से एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग का एहसास पैदा करती है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जब लिक्विड की सरफेस को एस्केप करते हैं तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना टेम्परेचर जो है वो दोबारा से रिटेन करने के लिए वो सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, तो सराउंडिंग में ठंडक महसूस होती है। तो यहाँ से आपकी एक डेफिनेशन बन जाएगी। नीचे आपका ये पैराग्राफ जो है कि वाई एवेपोरेशन काज़ेज़ कूलिंग, ये पूरा पैराग्राफ हमने लिख देना है। अगला जो पैराग्राफ है इसमें वो कहता है कि ए पर्सन आफ्टर बाथ फील्स द सेंस ऑफ कूलिंग, जब आप नहाते हैं उसके बाद आपको ठंडक महसूस होती है। उसकी रीज़न क्या है कि वाटर एवेपोरेट करता है आपकी बॉडी से। वाटर जब आपकी बॉडी से एवेपोरेट करता है तो वो आपकी बॉडी की एनर्जी को यूज़ अप करता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O टेक अवे द एनर्जी ऑफ बॉडी की एनर्जी को यूज़ करता है। तो इस वजह से आपको फिर ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो हीट है वो उस वाटर के जो आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद होता है उसको एवेपोरेट करने में निकल जाती है। उसके बाद अर्थनवेयर वेसल्स है कि वाटर कूल अंडर द सेम फिनोमेना। अर्थनवेयर वेसल्स आर पोरस। अब अर्थनवेयर वेसल्स क्या होती हैं, जिनको आप घड़े कहते हैं, तो इनमें पानी ठंडा रहता है इसी फिनोमेना के तहत। अर्थनवेयर वेसल्स जो होती हैं इनके अंदर पोर्स होते हैं, इनके अंदर सुराख होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी अच्छी होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ओवरकम हो जाते हैं और वो उन पोर्स में से निकलना शुरू कर देते हैं। घड़े के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमें वो नमी सी महसूस होती है। वो अंदर से जो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ के एस्केप करते हैं और घड़े में जो पोर्स होते हैं उनमें से पास कर जाते हैं और घड़े की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स जो हैं सरफेस पे पहुँचे हुए हैं, अब वो क्या करेंगे कि जो अंदर लिक्विड मौजूद होगा उससे एनर्जी हासिल करेंगे और एवेपोरेट हो जाएंगे। जब वो लिक्विड से एनर्जी हासिल करेंगे, अंदर वाटर से एनर्जी हासिल करेंगे, एस्केप हो जाएंगे, तो आपको जो घड़े में पानी है वो ठंडा महसूस होगा, वो ठंडा रहता है इसी वजह से, क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। क्योंकि जैसे हम नहाने के बाद जब हमारी बॉडी की जो हीट है वो यूज़ होती है उन मॉलिक्यूल्स को एवेपोरेट करवाने में, तो यहाँ घड़े की जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर में जो मौजूद एनर्जी होगी उसको यूटिलाइज़ करके वो एस्केप कर जाएंगे। तो सेम बात है, एवेपोरेशन की एग्जांपल्स हो जाएंगी। आपने स्टार्ट में डेफिनेशन देनी है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। उसमें आपने ये तीन जो एक है कि वाई एवेपोरेशन का कूलिंग, ये पैराग्राफ लिखना है। फिर आपने लिखना है कि ए पर्सन आफ्टर बाथ फील्स द सेंस ऑफ कूलिंग वाई, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अदर मेरे पास वेसल्स जो है की वाटर कूल, जो लास्ट लाइन है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अपनी डेफिनेशन और प्लस इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देखिए, ये तीन पैराग्राफ अलग अलग लिखने हैं। तो ये आपका ये जो एवेपोरेशन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वेपर प्रेशर की तरफ पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड विच लीव द ओपन सरफेस आर मिक्स विद एयर। लिक्विड की सरफेस से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। अगर कहता है कि वेसल ओपन होगी तो मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस को लीव करते रहेंगे। बट इफ़ वी क्लोज द सिस्टम, अगर हम सिस्टम को क्लोज कर देते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है ना क्या तरह अबव द सरफेस के ऊपर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स फिर जब उन्हें जगह नहीं मिलेगी मूव करने के लिए, बाहर जाने के लिए, तो वो कंटेनर की दीवार से टकराएंगे, लिक्विड की सरफेस से टकराएंगे और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड की सरफेस पे रिकैप्चर हो जाए, वापस आ जाए। और इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। जब ऊपर से मॉलिक्यूल्स ठंडे होके दोबारा नीचे आएंगे, लिक्विड की सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। अब दो प्रोसेस हैं, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन। ये दोनों जो हैं वो जारी रहेंगी जब तक कि एवेपोरेशन के रेट कंडेंसेशन के रेट की इक्वल नहीं हो जाता है। जैसे ही ये इक्वल होता जाएगा ये काम उधर ही रुक जाएगा। ये काम उस ये जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में इक्वल हो जाएंगी, रुकेगी नहीं, सॉरी। रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में एक स्टेज आएगी जब ये इक्वल हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि प्रेशर जो लिक्विड के वेपर्स जो हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे लिक्विड के ऊपर एग्जर्ट करते हैं उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इसको हम फिर क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। जब रेट ऑफ कंडेंसेशन
और रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल हो जाएं, उस टाइम पे जो लिक्विड प्रेशर डालते हैं, लिक्विड के वेपर्स जो हैं वो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर डालते हैं उसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर डजंट डिपेंड, अब इसकी जो वेपर प्रेशर की मैग्नीट्यूड है लिक्विड की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, ना कंटेनर के वॉल्यूम पे। लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मालिक्यूल ऊपर जाएंगे, उतनी मालिक्यूल नीचे आएंगे, उतनी फिर उनको टाइम लगेगा एवेपोरेट होने पे, उतना टाइम लगेगा उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने पे, ना कि लिक्विड के सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। लार्जर सरफेस एरिया प्रेजेंट से लार्जर टारगेट फॉर रिटर्न मालिक्यूल्स, सो द रेट ऑफ कंडेंसेशन आल्सो इंक्रीजेज। अगर मालिक्यूल्स ज़्यादा हुए, सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो कंडेंसेशन का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इन बातों पे इफेक्ट नहीं करता है। अब दो चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर का इंसार होता है वो इसका टेम्परेचर है और उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो लिक्विड की वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा। इस तरह अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी वजह से भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। इस लेसन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।